हेलो जी, क्या हाल है आपके। आ गए आप आज फिर कुछ नया सीखने के लिए। चलिए तो आज बात करते हैं हम फादर ऑफ वेरियस साइंसेज। इससे पहले हमने बात की थी साइंस क्या होता है, बायोलॉजी क्या होती है, उसकी ब्रांचेज क्या होती है, उन सब के बारे में बात की थी। अभी हम बात करने वाले हैं फादर ऑफ वेरियस साइंसेज, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट साइंस है उनकी ब्रांचेज हैं, तो उनके हम जो साइंटिस्ट जो रहे हैं वो फादर किसको कंसिडर करते हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी, बायोलॉजी एंड फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि एम्ब्रियोलॉजी के फाउंडर बोला जाता है उनको, और फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी कहा जाता है, उनका नाम है एरिस्टोटल। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के फादर किसको बोलते हैं हम, थियोफ्रास्टस। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपने सुना ही होगा, जेनेटिक्स के फादर ग्रेगोर जोहन मेंडल। जेनेटिक्स क्या है बेसिकली, जेनेटिक्स वो है कि हम कैसे बने हैं, हमारी बॉडी का क्या कोड है, ठीक है, डीएनए वगैरह वो सब जो है उसके जेनेटिक्स के अंदर कंसिडर होते हैं। उसके फादर किसको कहा जाता है, उसके फादर कहा जाता है ग्रेगोर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशनरी आइडियाज। इवोल्यूशनरी आइडियाज का जो फादर है वो किसको कहा जाता है, एम्पेडिकल्स। नेक्स्ट आता है कि फादर ऑफ यूजेनिक्स। यूजेनिक्स के फादर कहा जाता है फ्रांसिस गाल्टन को। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के जो फादर है उसको कहा जाता है ह्यूगो डे वेराइज। फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के जो फादर है उनका क्या नाम है, कार्ल एर्नेस्ट वॉन बायर। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी के फादर कौन है, लियोनार्डो दा विंची। आपको पता है वो फेमस राइटर भी रहे हैं और उन्होंने वो भी लिखी है, बुक्स भी लिखी हैं और पेंटिंग भी की है, ठीक है। तो लियोनार्डो दा विंची क्या थे, पैलेंटोलॉजी के फादर कहा जाते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स का हम नेमिंग करते हैं तो वो सब टैक्सोनॉमी होता है, तो उनके फादर किसको कहा जाता है, कार्लोस लिनस को कहा जाता है। इन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के जो फादर है उनका क्या नाम है, फादर स्क्रूज। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप जो कंसिडर किया जाता है उनका नाम है के लैंडस्टन। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के फादर का क्या नाम है, विलियम हार्वे। फादर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी के जो फादर हैं उनका नाम है जी कोवे। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर हैं उनका क्या नाम है, डब्ल्यू बेटसन। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स के जो फादर हैं उनका नाम है आर्किबेल्ड गैरड। फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फादर हैं हिपोक्रेट्स। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर कंसिडर किए जाते हैं उनका नाम है ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का जो फादर उनका नाम है एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ जो लिस्ट दी हुई है ये सभी क्या है कि ये कुछ साइंटिस्ट है जिनको हम एज अ फादर कंसिडर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में। कुछ मेन ब्रांचेज थी जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की है। अगर आपको इससे अलग कुछ पता है तो आप जरूर से नीचे कमेंट कीजिए कि आपको ये पता है कि इस ब्रांच के जो फादर है वो इनको कंसिडर किया जाता है। दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर से कमेंट कीजिए नीचे। चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। अब कहा जाता है कि पुराने टाइम में जब इंडिया जो था बहुत पहले हुआ करता है, जिसको हम सोने की चिड़िया बोलते थे, आर्यवर्त भारतवर्ष जो हमारा था, तो यहाँ ये इतना डेवलप था कि इसमें जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आज हम प्लास्टिक सर्जरीज, ऑपरेशंस, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो तब बने हुए उपनिषद, वेदास और इन सब में वो चीज़ें पहले की ही लिखी हुई थी, ठीक है ना। तो अब हम उन चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं और हम देखते हैं कि अब तो हम अगर कंपैरिजन करें तो पहले वाला इंडिया अब के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पावरफुल था और बहुत ही ज़्यादा एडवांस था। तो चलिए उसके बारे में कुछ बात करते हैं। अबाउट 740 प्लांट्स एंड 250 एनिमल्स हैव बीन मेंशन्ड इन वैदिक लिटरेचर। जो वैदिक लिटरेचर है उसमें लगभग 740 प्लांट और 250 एनिमल्स कंसिडर किए गए हैं। उसके बाद कुछ फ्यू रेफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, क्या क्या है वो, जैसे सबसे पहले आता है छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में भी एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया था, तो वो किस बिहाफ पे कैटेगराइज किया था उसके बारे में बात करते हैं कि एनिमल्स को कैटेगराइज किया था 3 कैटेगरी में। कौन कौन सा, जिजीविषा, अंडजा और उद्भिजा। अब ये जिजीविषा, अंडजा और उद्भिजा क्या होता है, जिजीविषा को बोलते हैं विविपेरस। विविपेरस यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो बच्चे पैदा करते हैं, जैसे मैमल्स बच्चे पैदा करते हैं उनको दूध पिलाते हैं, वो सब मैमल्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं, जिजीविषा यानी कि विविपेरस। नेक्स्ट आता है अंडजा। अंडजा यानी कि ओविपेरस, जो अंडे देते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट बेबी को बर्थ नहीं करते, वो एग ले करते हैं, जैसे बर्ड्स आ जाती है, रेप्टाइल्स आ जाती है, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ये सब किस में आते हैं, अंडजा यानी कि ओविपेरस में आते हैं। नेक्स्ट आता है
उद्बीजा, उद्बीजा मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं, वो उसमें कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सुश्रुत संहिता। अब ये सुश्रुत संहिता है, ये क्या है कि एक हमारे बहुत पुराने एक शास्त्री जी हुआ करते थे, उनका नाम था सुश्रुता। तो लगभग अब से 600 BC पहले, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 600 बिफोर क्राइस्ट, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया दो कैटेगरी में। कौन कौन सी थी? सबसे पहले था सथावरा एंड सेकंड था जगमा। अब ये जगमा और सथावरा क्या, बेसिकली ये था कि सथावरा वो ऑर्गेनिज्म जो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट नहीं कर सकते थे, जैसे कि प्लांट्स। प्लांट्स आर द इमोबाइल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्लांट्स लोकोमोट नहीं करते, अपनी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह चेंज नहीं करते हैं, वो आते हैं हमारे सथावरा में। जंगमा में क्या आता है? जंगमा में आते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट कर सकते हैं। तो ये कंसिडर किए गए थे सुश्रुत संहिता में, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, मेडिकल साइंस इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि जो हमारा प्राचीन भारत था उसमें मेडिकल साइंस कितना डेवलप था। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो चलिए धीरे धीरे एक एक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये इसमें मेन कंट्रीब्यूशन किनका रहा है, ठीक है। मेन कंट्रीब्यूशन है दो अश्विनी कुमार थे, ठीक है ना, जिनका दोनों का नाम आता है धन्वंतरी और सेकंड आता है हमारा सुश्रुता। तो जो धन्वंतरी थे ये वैदिक टाइम के बहुत एक प्रसिद्ध जो थे, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया मेडिसिनल फील्ड में, यानी कि उन्होंने हर्ब शर्ब्स को लेके बहुत सारी मेडिसिन इन्वेंट की और भयंकर से भयंकर बीमारी का भी इलाज उन्होंने ढूंढ निकाला उन मेडिसिन की हेल्प से, ठीक है। तो धन्वंतरी जी को इसीलिए क्या कहा जाता है? धन्वंतरी जी को कहा जाता है गॉड ऑफ मेडिसिन। याद रखना, धन्वंतरी जी को क्या कहा जाता है? गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में उनके लिटरेचर में देखने को मिलता है कि वहाँ पे बहुत सारी नई नई बीमारियां जो अब आ रही हैं उनका भी उल्लेख उसमें किया गया है, वो चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सुश्रुता। जो सुश्रुता है उनको कहा जाता है फादर ऑफ सर्जरी। फादर ऑफ सर्जरी यानी कि उन्होंने बहुत सारी सर्जरी के बारे में बात की थी। तो इनके चलिए सुश्रुत संहिता के बारे में कुछ बात करते हैं, उन्होंने किस किस तरीके की सर्जरी के बारे में बात की थी। तो सबसे पहला आता है कि सुश्रुता स्टडीड ह्यूमन एनाटॉमी ऑन डेड बॉडीज, यानी कि जो सुश्रुता थे उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी किया और किसके ऊपर? डेड बॉडीज के ऊपर, ठीक है ना। एनाटॉमी आप समझते हो ना, अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर से देखिएगा, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के जाके आप क्लिक कीजिए और वहाँ पे देखिए कि इससे पहले वाली वीडियो, उसमें हमने डिफरेंट साइंस के ब्रांचेस के बारे में बात की है और वो जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं साइंस की और क्या ब्रांच क्या डिफाइन करती है, वो किस चीज़ की होती है, उसके बारे में हमने बात की। तो वहाँ पे एनाटॉमी भी आया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। खैर, तो ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी किया है उन्होंने और किसके? डेड बॉडीज के ऊपर। नेक्स्ट आता है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की थी नोज की प्लास्टिक सर्जरी की थी, इसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रही है कि किसी का नाक टेढ़ा है, छोटा है, बहुत सारी इस तरीके की, या नाक की हड्डी तिरछी है, तो इससे इसकी जो सब ये जो हुआ करती थी सर्जरी, तब उस टाइम पे वो कर चुके थे। नेक्स्ट आता है कि उन्होंने आईज की भी सर्जरी की थी, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्थेल्मिक सर्जरी बोलते हैं। ऑप्थेल्मिक सर्जरी यानी कि आंखों की सर्जरी, जैसे कैटरेक्ट वगैरह हो जाता है तो उसको भी क्योर उन्होंने किया था। नेक्स्ट आता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड तो आपको पता है, जैसे कहीं से कट जाता है तो वो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो ब्लड अपने आप क्या हो जाता है, वहाँ पे चिपक जाता है, जमना शुरू हो जाता है, ये उसको हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोलते हैं। लेकिन कई बार ये बॉडी के अंदर हो जाता है जो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और बहुत ज़्यादा उससे हमें हार्म हो सकता है। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को रिमूव करने के लिए सुश्रुता जी एक टेक्निक यूज़ किया करते थे, जिसमें वो यूज़ करते थे हिरुडिन यानी कि लीच को, जिसको हम जोक भी बोलते हैं, हिरुडिन को यूज़ करते थे। अब ये जो हिरुडिन है ये क्या थी बेसिकली कि ये नॉन टॉक्सिक थी, नॉन पॉइजनस थी और ये स्टिंग करती थी और हमारा ब्लड को वहाँ से खींचा करती थी, जिससे क्या होता था कि जो ब्लड क्लॉट बना है वो वहाँ से रिमूव हो जाता था, ठीक है ना। तो ये उन्होंने वहाँ पे यूज़ करके उन्होंने क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को भी क्योर किया। नेक्स्ट आता है चरक संहिता। चरक संहिता के बारे में बात करते हैं। लगभग 100 BC पहले जो चरक संहिता थी, चरक संहिता के बारे में फर्स्टली डिस्कवर किया गया है और वहाँ पे डिस्कस किया है किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म वर्क करते हैं, जैसे जिनके अंदर आता है डाइजेशन आता है, मेटाबॉलिज्म आता है, हमारी इम्यूनिटी आती है। तो ये सब इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना। ये कब? ये जब हम चरक संहिता को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे चरक संहिता के बारे में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं स्कोप ऑफ बायोलॉजी।
अब बायोलॉजी के बारे में हम बात कर चुके हैं, बायोलॉजी क्या है, अब उसके स्कोप क्या है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम तो भाई बायोलॉजी लेंगे और सिर्फ डॉक्टर बनेंगे। अरे नहीं, बायोलॉजी का बहुत बड़ा फील्ड है, और इतना बड़ा फील्ड है जितने में आपको उसकी ब्रांचेस बता चुका हूँ। हर एक ब्रांच में जाके आप अपना स्पेसिफिक करियर बना सकते हो। चलिए तो कुछ स्कोप के बारे में बात करते हैं बायोलॉजी के। बायोलॉजी के बहुत सारे स्कोप है, जिनमें आता है हमारा फर्स्ट स्कोप ये आता है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ बेटर। अगर हमें अपने आप को समझना है तो हमें किसको समझना पड़ेगा, बायोलॉजी को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बायोलॉजी को समझना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें अपने आप को समझना है, इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो यही आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बायोलॉजी एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग बींग्स, यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। जितने भी लिविंग बींग हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे अब कोई भी इंडिविजुअल है, जैसे हम कहते हैं भैया शेर जो है, लायन जो है वो क्या खाता है, वो मीट खाता है, ठीक है। अब ह्यूमन जो है वो दोनों चीज़ें खाते हैं, डॉग जो है वो भी हमारे ओमनिवोरस होते हैं, वो सब खाते हैं। इसी तरीके से कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि डियर हो गया, काऊ हो गया। तो ये ऐसा ही क्यों करते हैं, उनका भी एक पर्टिकुलर इस इन्वायरमेंट में रोल है। तो पर्टिकुलरली उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो सब कौन डिफाइन करता है, बायोलॉजी डिफाइन करता है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजी एंड रिसोर्सेज। बायोलॉजी एक और रिसोर्सेज, ये दोनों चीज़ें क्या हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को कंजर्व कर सकते हैं और किस तरीके से हम उन चीज़ों से अपना रिसोर्स बना सकते हैं। कैसे, जैसे फिशेज को एज अ फूड भी यूज़ करते हैं, फिश ऑयल भी आता है, ठीक है। लेकिन फिशेज को कंजर्व भी करना ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, सब चीज़ें हमारी आती है बायोलॉजी एंड सोर्स में। नेक्स्ट आता है बायोलॉजी एंड लिटरेचर। बहुत सारी लिटरेचर ऐसे हैं जिसमें नेचुरल बायोलॉजी को कंसिडर किया गया है। नेचुरल बायोलॉजी मीन्स बहुत सारी पोएम्स आती है, बहुत सारी स्टोरीज आती है। किस तरीके से कि जैसे आप बहुत सारे गाने में आप देखते हो कि चांद सी महबूबा हो मेरी, वो चांद सी महबूबा मतलब ये क्या मतलब हुआ कि मतलब वो किसको वो कर रहा है, चांद से कंपेयर कर रहा है, मतलब चांद को कहीं तो उसकी खूबसूरती दिखा रहा है वो, ठीक है। और भी बहुत सारे आते हैं ऐसे कि इस तरीके से आते हैं कि आते हैं, मेरे याद नहीं आ रही इस तरीके से। आप जो भी अगर गाना आपको याद आ रहा है तो लिख देना नीचे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। ऐसे अब जैसे कहते हैं कि हिरन जैसी आँखें है ना, हिरन के जैसी आँखें, इस तरीके से। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को कंसिडर किया गया है। लिटरेचर में भी हमारा बायोलॉजी देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म ये सब आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टडी ऑफ नेचर इज अ रिवार्डिंग एक्सपीरियंस। अब ये क्या है कि नेचर को स्टडी करना बायोलॉजी में ही होता है, ठीक है ना। कि किसी भी बिहाफ से हम नेचर को स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम जैसे घूमने जाते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स वगैरह में जाते हैं, बॉटनिकल गार्डन में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, हम वहाँ पे नेचर को समझ रहे हैं, नेचर को स्टडी कर रहे हैं। और नेचर को अगर किसी ने समझ लिया तो समझिएगा कि वो बायोलॉजी में बहुत चीज़ें सीख गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम कि जो बायोलॉजी है वो और किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूट करती है। तो चलिए वहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि ये बायोलॉजी और किस जो मेन फील्ड है किस तरीके से काम करते हैं वहाँ पे, कि सॉल्विंग प्रॉब्लम मतलब जैसे पॉल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी फेस टुडे। जितनी भी बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियों का जो कॉज है वो कौन है, पोल्यूशन है। अब ये जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन क्यों हो रहा है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बायोलॉजी को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसको भी समझने के लिए हमें बायोलॉजी को समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजीज होती है, भैया कैंसर का कोज कर रहे हैं हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। अब जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ पे तालाब में क्या थे कि वल्चर आ जाया करते थे, वहाँ पे पेड़ में सूखे जो पेड़ हुआ करते थे वहाँ पे वो बैठा करते थे। हम छोटे थे, हम घूमने जाया करते, लेकिन अब वल्चर कहीं देखने को नहीं मिलता। तो मतलब समझिएगा कि यही लगभग 20-25 साल में इतना सब कुछ चेंज हो चुका है कि जो वल्चर नॉर्मल हमें दिख जाया करते थे वो अब नहीं दिखते। तो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझते हो आप क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स जितनी भी यहाँ पे लिविंग बीइंग हैं, एक जगह पे जितने सारे लिविंग बीइंग्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो उसको भी कंजर्व किया जा सकता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट आते हैं कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको मेंटेन करना। अब एक ग्लोबल वार्मिंग भी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग टुडे।
आज सबसे डेंजर क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह इतनी भयंकर है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लैंड पोर्शन कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो बर्फ है, जो आइसबर्ग से वो पिघल रहे हैं। अब जब वो पिघल रहे हैं तो क्या हो रहा है? जब उनके पिघलने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होती है। बहुत अलग अलग लिटरेचर, अलग अलग जो आपकी लैंग्वेजेस वो होती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, वहाँ पे आपको ऐसे लिखने को दिया जाता है कि ऐसे लिखिए, पॉल्यूशन पे ऐसे लिखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ पे ऐसे लिखिए, इस पे ग्लोबल वार्मिंग पे लिखिए। तो ये सब क्या है? ये प्रॉब्लम्स है जो आज हम फेस कर रहे हैं। तो इन सब को अगर हम क्योर कर सकते हैं, इन सब को अगर हम ख़त्म कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, तो वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजी इन मेडिसिनल एक्सपेक्ट। अब बायोलॉजी मेडिसिन में कैसे हेल्प करता है? अब जो सबसे पहले एंटीबायोटिक थी वो डिस्कवर की गई थी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के थ्रू, और वो किससे? पेनिसिलियम से आई गई थी। पेनिसिलियम नोटेटम से आई थी वो पेनिसिलिन। सबसे बढ़िया, सबसे ज़बरदस्त एक्शन वाली जो थी एंटीबायोटिक तो उन्होंने डिस्कवर की थी। इसके साथ साथ और बहुत सारे जो मेडिसिन हैं, जैसे स्टेप्टोमाइसिन हो जाती है, वो काम करती है, बहुत अच्छे एंटीबायोटिक है। इसके साथ साथ हम कुछ प्लांट वाइटामिन का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारी मेडिसिन इस तरीके से जिनको हम यूज़ कर रहे हैं अब डेली लाइफ में, जैसे एनाल्जेसिक के तौर पे या अदर जो हमारी बीमारियां होती हैं उनके तौर पे यूज़ करते हैं, उनको एंगल्फ करते हैं, मेडिसिन को खाते हैं हम या इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। तो वो किसकी हेल्प से करते हैं? बिकॉज ऑफ द बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी ही क्या कर रही है? बायोलॉजी ही हमें मेडिसिन के बारे में बता रही है कि इस बीमारी को क्योर करने के लिए आप ये लीजिए और आप ठीक हो जाओगे। सही है, सही है। नेक्स्ट आते हैं सोल्विंग अप्रोच ऑफ बायोलॉजी। अब ये सॉल्विंग अप्रोच ऑफ बायोलॉजी क्या होती है? बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे मलेरिया हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये बीमारियां कैसी हैं? अब मलेरिया आपको पता है किससे होती है? उससे होती है, पैरासाइट है, क्या नाम है उसका, प्लाज्मोडियम, है ना, उससे होती है वो। तो हम सोचते हैं कि भैया मच्छलियाँ काटने से, सिर्फ मच्छलियाँ काटने से नहीं होती वो जो पर्टिकुलर वो जो पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है उससे हो रही है वो। उसका क्योर कैसे होगा? ठीक है, स्मॉल पॉक्स एक तरीके से एपिडेमिक थी जब हम छोटे थे, तो भैया मुझे नहीं लगता था कोई बचा होगा, क्योंकि उस टाइम पे उसकी वो भी नहीं, दवाइयाँ नहीं लग पाती थी। अब क्या है कि अब तो दवाइयाँ है, बच्चा पैदा हुआ और उसको एकदम दवाई लगा दी, उसका जो वैक्सीनेशन है वो कर दिया। तो ये सब क्या है? ये बिकॉज ऑफ द बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है कि ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, वो कैसे ठीक होंगी। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इकोसिस्टम आपको पता है, इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन होता है? हम पानी में क्यों नहीं रह लेते जाके अंदर? मछलियाँ बाहर आ गया से चलने फिरने घूमने क्यों नहीं लग जाती? क्यों? क्योंकि उनका हैबिटेट नहीं है, वो वहीं पे रहेंगे जहाँ उन्हें रहना है। लेकिन अगर हम बात करें इकोसिस्टम एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में किस तरीके से क्या रिलेशनशिप है, तो वो किसके हेल्प से समझ सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की हेल्प से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी। अब ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें बायो यानी कि लिविंग बींग्स को यूज किया जाता है एज अ टूल। और क्या करते हैं हम? उस लिविंग बींग का यूज करके हम वहाँ पे उसको मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करके हम नई चीज़ बना देते हैं। नई चीज़ मतलब जैसे आपने बीटी कॉटन का नाम सुना हो। बीटी कॉटन क्या होती है? बीटी कॉटन यानी कि कॉटन के अंदर बैसिलस थ्यूरेंसिस एक बैक्टीरिया है, उसको इंजेक्ट कर दिया गया, और जब उसको इंजेक्ट किया गया तो वहाँ पे क्या होता है कि वो टॉक्सिन्स रिलीज करता है। जब कोई इंसेक्ट उसको खाता है तो वो जो कॉटन है, जो कॉटन बॉल जो बनती है, वो खराब नहीं होती। उसको बचाने में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, कौन करता है? बैसिलस थ्यूरेंसिस करता है। तो इसी तरीके से और बहुत सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। समझ तो इतनी चीज़ें समझ में आई कि बायोलॉजी के स्कोप क्या है। बायोलॉजी एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बायोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब बायोलॉजी इतनी बड़ी चीज़ है कि हमें उसके स्कोप वगैरह, हमें ये सब चीज़ें उसकी समझनी पड़ेगी, तब जाके हमारे लिए सामने इतने सारे फील्ड खुल जाते हैं आगे कि हमें अपनी लाइफ यहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लाइफ। अब लाइफ को कैसे अंडरस्टैंड करें हम, ये किस तरीके से हम लाइफ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि लिविंग बीइंग्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको चीज़ें क्लियर है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट में ज़रूर से लिखिए कि आप यहाँ तक आए हो और आपने ये चीज़ें समझी हैं। जो फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का
आंसर करूंगा बेसिक से आपको, चाहे वो अगर चैट बॉक्स में हो सकता है तो वहाँ पे, और अगर ऐसा ना हो तो मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो बना के आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो चलिए बात करते हैं जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो क्या क्या होती है। ठीक है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना तो एटम से ही है, ठीक है ना, बना वो एटम से ही है, लेकिन उन एटम का इस तरीके से कंट्रीब्यूशन हुआ कि वहां पे मॉलिक्यूल बने और उन मॉलिक्यूल से बायोमॉलिक्यूल बना। अब ये जो बायोमॉलिक्यूल बना है, उन बायोमॉलिक्यूल्स ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गेनेल्स बनाई, और ऑर्गेनेल्स ने मिलकर बनाई सेल। अब वो जो सेल बनी हुई है वही सेल क्या है, दैट इज द फंक्शनिंग, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि उन ऑर्गेनिजम्स की जो फंडामेंटल यूनिट है वो कौन है, वो सेल है। आ रहा है समझ में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम में हमने उसको कैटेगराइज किया है, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया, इन सब में हमने उसको कैटेगराइज किया है। लेकिन ये जो सभी ऑर्गेनिज्म हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। मोनेरा भी करता है, प्रोटिस्टा भी करता है, फंजाई भी करती है, प्लांटे भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं यानी कि, और एनिमल्स भी करते हैं। सभी के सभी पांचों के पांचों किंगडम, 5 किंगडम को क्लासिफिकेशन आर.एस. ने दिया था, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये क्या है कि ये सब जितने भी किंगडम्स हमने कैटेगराइज किए इनके अंदर कुछ कॉमन, कुछ वो पॉइंट आता है, कुछ एक सिमिलर प्रॉपर्टीज आती है जो सबके अंदर होती है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सबसे पहले आती है दे हैव डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनके अंदर डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन है। डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि उनकी बॉडी या तो सेल से बनी है, सेल के बाद टिश्यू से बनी है, टिश्यू के बाद ऑर्गन से बनी है, ऑर्गन से बाद ऑर्गन सिस्टम से बनी है। तो मतलब ये सब उनके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एक डेफिनेट ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो उनके अंदर हुआ है तो उससे मिलके बनी है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सेल्यूलर हैं, जैसे अमीबा हो जाता है, पैरामीशियम हो जाता है, यूग्लिना हो जाता है, ये सब कौन है, ये सेल्यूलर है। इसको हम यूनिसेल्यूलर बोलते हैं। उनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी हुई है, इसलिए उनको क्या कहा गया, यूनिसेल्यूलर कहा गया। नेक्स्ट आता है मल्टीसेल्यूलर। अब मल्टीसेल्यूलर कौन से जाते हैं, मल्टीसेल्यूलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं, जैसे हाइड्रा हो जाता है, या ह्यूमन बीइंग हम हो जाते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी सेल हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब आते हैं मल्टीसेल्यूलर में। यानी कि हमने इन ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में फिर से डिफाइन कर दिया। किस किस तरीके से, सबसे पहला आ जाता है हमारा यूनिसेल्यूलर एंड सेकंड वन इज मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि उनके अंदर जो उनकी जो पर्टिकुलर सेल्स है या डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बीच में क्या देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है ना कि ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर सेल हैं, उनके अंदर ऑर्गन्स है, और उनके अंदर क्या हुआ, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की प्रॉपर्टी चल रही है। वो जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है उस कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं, उस कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं हम होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मीन्स हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना क्या होता है, हमारा होम्योस्टेसिस होता है। अगर मान के चलिए हमारी बॉडी के अंदर वाटर है, जो सब चीज़ें हैं, अगर वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो फिक्स नहीं होगी, तो क्या होगा, हमारी बॉडी क्या प्रॉपर मेंटेन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, हम मर जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे इम्बैलेंस हुआ, वहाँ पे वो डिसबैलेंस हो गया, और उस डिसबैलेंस की वजह से क्या हुआ, कुछ बीमारियाँ हमारे अंदर आ सकती है, कुछ डिफेक्ट हमारे अंदर आ सकते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं क्या हो सकता है कि ये हो सकता है कि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग ना कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन। मूवमेंट यानी कि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मूवमेंट कर रहा हूँ, मेरा हैंड ऐसे ऐसे चल रहा है तो ये मूवमेंट कर रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये जो मेरे लोअर जा है, मैं ये चल रहे हैं, तो ये मूवमेंट। लेकिन मैं इधर आ रहा हूँ या इधर आ रहा हूँ, दिस इज का लोकोमोशन। यानी कि अपनी लोकेशन को चेंज करना क्या होता है, लोकोमोशन है। मैं आगे जाता हूँ, ये सब क्या है, ये लोकोमोशन होता है, ठीक है ना। लोकोमोशन, लोकेशन के अकॉर्डिंग मोशन करना, ठीक है ना, ये लोकोमोशन होता है। तो इन इंडिविजुअल के अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट आता है, दे शो मेटाबॉलिक फंक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी।
यानी कि एनर्जी की प्रेजेंस में क्या शो करते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है दीज हैव द एबिलिटी टू इंटरस्पेक्शनल ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि इनके अंदर इंटरनल ग्रोथ और क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक जो चीज़ आपको समझ में आना है बिल्कुल से कमेंट में जरूर कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर से करूँगा। नेक्स्ट आता है दे हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर यानी कि उनके पास पर्टिकुलरली वो पार्ट होता है, वो ऑर्गन होते हैं जो सेंस कर रहे हैं, और स्पेसिफिक इफेक्टर होते हैं। स्पेसिफिक इफेक्टर क्या होते हैं कि मान के चलिए हमारी स्किन है, हमारी स्किन क्या काम कर रही है, टच, हमें चीज़ों का पता लगता है कि यह ठंडा है या गर्म है, उसका पता लगता है ना हमें, ये स्किन की वजह से पता लगता है। टेस्ट का पता हमें टंग की वजह से लगता है। ठीक है, स्मेल का पता हमें नोज के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर जिसको बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जिसको बोलते हैं। टंग के अंदर हमारे गैस्ट्रेटरी होते हैं और ऑल्फैक्टरी होते हैं हमारे नोज के अंदर। तो स्मेल का पता, टच का पता, ये सब चीज़ें जो पता कर रही है उनको बोलते हैं रिसेप्टर्स। और इफेक्ट जो उसके ऊपर एक्शन करते हैं, जैसे हम कई बार आपने देखा होगा हम सो रहे हैं और सोते सोते हमें मच्छर काट लेता है और हमारा हाथ वहाँ पे पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि कोई ना कोई स्टिमुलस है, कोई ना कोई ऐसा हमारे ऊपर कोई ना कोई एक्शन हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स करना है। तो हमारा इफेक्ट है, यानी कि हमारी मसल्स क्या है उसके अकॉर्डिंग एक्शन करती हैं। ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर रिसेप्टर और क्या होते हैं, इफेक्टर उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं दे हैव रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स मतलब कि जैसे कि नर्व्स होती हैं, हार्मोन्स होते हैं एनिमल्स के अंदर। ठीक है, कुछ हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है ना, तो एनिमल्स के अंदर जो है नर्व्स होती है और हार्मोन्स होते हैं। एनिमल्स के अंदर दोनों चीज़ें मिलती हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर सिर्फ हार्मोन्स मिलते हैं। तो क्या कर रहे हैं वो होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। अब ये होम्योस्टेसिस आपको बताया मैंने अभी कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना, हमारे इंटरनल जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको कंट्रोल करने में वो काम करते हैं, हार्मोन्स और नर्व्स। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं these show adaptations to their environment to increase their chances of survival। इतनी चीज़ें समझ में आ रही है आपके? ठीक है, अब इसको समझना है कि किस तरीके से वो बता रहे हैं, किस तरीके से कि एडेप्टेशन हमारी हेल्प करती है सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपने लॉ सुना ही होगा। क्यों? ये जंगल में भी यही रूल चलता है और हर जगह पे ये रूल चलता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब कोरोना जब हुआ था तब भी यही चल रहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो भी फिट होगा वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। चीज़ आ रही है समझ में? तो जो ऑर्गेनिज्म फिट होगा वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। और यही हमारा क्या आता है, यही हमारा इसका रूल होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर एडेप्टेशन होगी सर्वाइव करने के लिए। समझ में आ रहे हो? एडेप्टेशन मतलब जो नया ऑर्गेनिज्म हो कहीं ना कहीं एडवांस होगा उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं दीज शो वेरिएशंस विच हेल्प इन स्पेशिएशन एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में बात की थी हमने। इवोल्यूशन एक साइंस की ब्रांच है। ठीक है, वो क्या काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं रिलेशन शो करते हैं हमारे एंसेस्टर्स में और हमारे बीच में। तो क्या होता है कि जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन नई स्पीशीज बनाने में हेल्प करता है। स्पीशीज मतलब आपको पता है कि स्पीशीज मतलब समझिए कि जैसे हम मंकीज की स्पीशीज के बारे में बात करते हैं, जैसे ह्यूमंस की भी स्पीशीज आ जाती है, जैसे कि होमो सैपियंस, होमो निएंडरलैंड, होमो एरागास्टर, ये सब क्या है, ये स्पीशीज हैं। मैंगोज की बहुत सारी स्पीशीज है, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, इंडिका जो है वो स्पीशीज है, मैंगीफेरा तो उसके जीनस से आती है। तो इसी तरीके से बहुत सारी स्पीशीज को अलग करने का काम कौन करता है, वेरिएशन करता है, कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं दीज हैव रिप्रोडक्टिव पावर ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ देयर रेस। अब ये क्या है, अगर कोई भी इंडिविजुअल इस अर्थ पे सर्वाइव कर रहा है तो वो इसलिए सर्वाइव कर रहा है कि उसके पास क्या है, एक पावर है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन कोई भी स्पीसीज यहाँ पे इस अर्थ पे सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज सब खत्म हो जाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ तक अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो बिल्कुल से कमेंट करना। और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है सेकंड पार्ट बायोलॉजी नीट में। और अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर से कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।
और कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ लेवल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, और कुछ लॉज होते हैं उनके बारे में बात करें, थर्मोडाइनमिक्स वगैरह वो सब आएंगे उसमें। तो अगर यहाँ पे आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।